इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अमेठी से बीजेपी सांसद और 2024 लोकसभा में एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी। स्मृति जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये लूं कि 2014 में जब आपको यहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस किया गया था, उस समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्हीं लोगों को लेकर चर्चा होती थी। वैसे कंडीशन में अमेठी में आपका कैंडिडेचर क्या इमोशन था उस समय और अभी क्या है? देखिए, 2014 में जब मेरा कैंडिडेचर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब केंद्र में सोनिया जी की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक आत्महत्या है, लेकिन पार्टी ने ये उचित समझा कि मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर कि मैं कड़ी चुनौती राहुल गांधी को दे सकती हूँ। ये भी सत्य है कि जब मेरा उम्मीदवारी मेरी जब घोषित हुई, तब चुनाव लड़ने के लिए महज 20-22 दिन बचे हुए थे। तो ये मानना कि एक पारिवारिक गढ़ में, और वो भी कांग्रेस के गढ़ में आकर चुनाव लड़ना न सिर्फ जोखिम का काम था बल्कि कठिन कार्य दिया गया था। लेकिन उस वक्त जो 22 दिन का अंतराल जो मैंने यहाँ पर बिताया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख वोट मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इतिहास में कभी संभव नहीं हो पाया था। और वो अपने आप में संकेत था कि अमेठी बदलाव चाह रही है। और इसीलिए तब मैंने जनता के मध्य में ये संकल्प तो लिया था कि हारूं जीतूं, लेकिन कई मुसीबतें जो जनता उस वक्त झेल रही थी उसका समाधान मैं बनूंगी। मैं सतत जनता के साथ रही, बार बार 14 में बोलती रही कि कोई गारंटी नहीं है कि मुझे टिकट 19 में मिलेगा, लेकिन मेरे लिए मेरे संकल्प और वचन की पूर्ति ही बहुत बड़ा लक्ष्य था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि 5 साल मैंने यहाँ पर जो सेवा दी, उससे न सिर्फ जनता जनार्दन प्रफुल्लित हुई, बल्कि मेरी पार्टी ने भी मुझे 2019 का फिर प्रत्याशी बनाया। पहली बार 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की राजनीति में अगर कभी हारे तो 19 के चुनाव में अमेठी में हारे। तो मेरे लिए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा, एक कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आपको देश की सेवा का अवसर मिले। सबसे कम उम्र के आप कैबिनेट मंत्री रहे, सतत 2 टर्म्स में उनकी। लेकिन ये भी कि एक हिंदुस्तान की राजनीति का जो अखंड गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, उसको भेदने का भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिला। और सिर्फ राजनीतिक गढ़ ही नहीं, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हुई सी आपको पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि देश में मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि एक राजनीतिक परिवार जो अहंकार के लिए जाना चाहता है, जो ग्रास रूट से ज़्यादा परिचित ना हो, या जिनको ये आभास हो कि उनका जन्म ही सत्ता के लिए हुआ है, उनका ये कहना कि स्मृति हूँ, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अहंकार ही उनका आभूषण है। इसलिए मुझे कतई बुरा नहीं लगा, खिल्ली उन्हीं की उड़ी, क्योंकि ये भी सामाजिक तौर पर माना जाता है कि अच्छा खासा मेरा एक मीडिया का करियर रह चुका है। तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना बेखबर होगा कि उसे पता नहीं कि मेरा क्या भारत की मीडिया में योगदान रहा। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो वाकई में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेखबर है, वही तो सत्ता गंवाते हैं। और मैं तो मात्र एक प्रत्याशी थी भाजपा की। उन्होंने तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री के जो हमारे उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उनका भी उपहास किया। तो हम किस खेत की मूली हैं? 2019 के चुनाव में आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की और देश का दुनिया में वो सुर्खियां बनी कि कैसे कांग्रेस के गढ़ में आपने पछाड़ा। 19 से 24 के बीच में अब आपने अगर इसे बूथ लेवल के हिसाब से बात करें बीजेपी के लिहाज से, तो उसमें क्या बदलाव किया है? देखिए, हम जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो लगभग 1900 बूथ पर 60% बूथ पर हमारे पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था। लोग डरते थे। यहाँ 2019 में 60% बूथ पे हमारा कार्यकर्ता नहीं था। और ये शायद चूंकि अब किसी अखबार की सुर्खी में आपको मिलेगा नहीं, 1989 का चुनाव अगर आप आज गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, कैसे उस वक्त राजीव गांधी लड़ रहे थे चुनाव बापू के पोते के सामने, महात्मा गांधी जी के पोते के सामने। और उस वक्त राजीव गांधी जी जब सेनापति थे कांग्रेस पार्टी के, तब कांग्रेस पार्टी ने इसी अमेठी में 97 बूथ लूटे थे। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर स्वयं गांधी परिवार के सानिध्य में बूथ लूटा जाता था। ये वो क्षेत्र है जहां पर मेनका जी जब यहाँ प्रत्याशी बनी, उनके साथ जो घटनाएं हुई आज भी बड़े बुजुर्ग जो बतलाते हैं, उनकी आत्मा कांप जाती है। कहते हैं कि मतलब जिस तरह से उनको नोचा गया, जिस तरह से उन्हें जलील किया गया,
वो किसी भी महिला के लिए कठिन था। ये वही अमेठी उसकी साक्षी रह चुका है। और इसीलिए जनता के मध्य में ये खौफ तो था कि अगर ये अपने घर की बहू के साथ ये कर सकते हैं तो आप सोचिए किसी और पार्टी की प्रत्याशी के साथ क्या करेंगे। तो ये खौफ जनमानस के मन में बस गया था। तो 2014 में जब मैं लड़ने आई तो निश्चित रूप से 60% कार्यकर्ता हमारे बूथ पर थे नहीं, रहने को कोई घर देने को तैयार नहीं था। सीमेंट के गोडाउन के ऊपर एक जगह पर हम रह पाए थे, 4-5 हम महिला कार्यकर्ता। मुलायम सिंह यादव जी ने रूबरू एक इंटरव्यू दिया कि नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई 2014 की अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाद तुरंत सोनिया जी ने मुलायम जी को फ़ोन किया था कि आप मेरे बेटे को किसी भी हाल में जितवाइए। मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान है ऑन रिकॉर्ड और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है, ये भी नहीं कि प्रिंटेड है तो कोई इसके ऊपर चुनौती आ जाए। उन्होंने स्पेन मीडिया के सामने वीडियो में ये कहा कि सोनिया जी ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को बचाइए राजनीतिक नाश से, और मैंने 1 लाख वोट सोनिया गांधी के कहने पर उसके बेटे को ट्रांसफ़र किया। वो ट्रांसफ़र कैसे होता है ये अपने आप में चर्चा का विषय होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी का ये कथन, और अगर आप 2014 का हमारा इलेक्टोरल मार्जिन निकाल कर देंगे तो मेरे और राहुल गांधी के बीच में तब 1,07,000 वोट का ही फासला था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी 1 लाख वोट ट्रांसफ़र ना करते तो 2014 में ही मेरे और राहुल गांधी के बीच में 7,000 वोटों का फासला था। लेकिन आज भी मैं ये नहीं समझ पाई कि सत्ता में रह के वोट ट्रांसफ़र कैसे किया। लेकिन अपने आप में आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में स्वयं कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली द्वारा बूथ लूटा गया हो, वहाँ पे 1 लाख वोट ट्रांसफ़र करना उनके लिए नई बात नहीं होगी। तो जैसा कि 19 में आपने बताया कि 60% बूथ पे बीजेपी वर्कर्स नहीं थे, अभी 14 में नहीं, अभी 24 में कैसे? देखिए 24 में 14 के बाद आज ये परिस्थिति है 1900 बूथों पर, प्रति बूथ हमारे 50 कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब 95,000 तो मात्र हमारे कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र भाई ने और अमित भाई ने विशेष कहा पार्टी का विस्तार होना चाहिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,25,000 नए सदस्य बनाए गए। तो पार्टी की संगठन के विस्तार की दृष्टि से जितना हो पाया हमने वो किया। लेकिन इतना कह दूं कि हम 50 साल पुराने गढ़ में 5 साल की आपको 10 साल की मेहनत बता रहे हैं। लेकिन अब 1,25,000 लोगों का जुड़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि लोग चाह रहे थे भाजपा से वो जुड़े, बशर्ते यहाँ पर वो खौफज़दा ना हो, उनके ऊपर उनको कोई प्रताड़ना ना सहनी पड़े। वो प्रताड़ना सीधे सीधे गांधी फैमिली के निर्देश पे होता था। और कौन था यहाँ का मालिक? 97 बूथों का लूट जाना 89 के चुनाव में जब राजीव जी मुखिया थे तो और कौन लूट रहा था? ऐसा तो नहीं कि गांधी खानदान बेखबर हो, ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी झूठ बोल रहे हों। तो अगर मुलायम सिंह जी ने प्रत्यक्ष रूप से टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? क्योंकि वोट तो हर व्यक्ति का पड़ता है, तो ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? उस समय आपको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं दी जाती थी खौफ के हिसाब से, जैसा आपने बताया। अभी आपने यहाँ घर बनाया, लेकिन अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी, उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं। और वो उनके लिए ये सेवा का साधन नहीं है, सत्ता का साधन है। तो अमेठी में जब राहुल गांधी ने 15 साल चुनाव लड़ा तो दुहाई दी परिवार की, लेकिन वायनाड में इस बार जब नामांकन भरा तो कहा वायनाड ही मेरा परिवार है। अब लोग रंग बदल सकते हैं, परिवार थोड़ा ना बदलते हैं। तो उनके लिए परिवार शब्द ये एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट है। और जब मैं यहाँ आई थी तो जनता की दरकार थी, जनता ने मुझसे वचन भी लिया था दीदी हमारे मध्य में रहना ज़रूर, तो इसलिए गांव में मेरा एक मकान है। अब आज कैंपेन में, क्योंकि मैं दिन में आपके साथ लगातार था, आपके बारे में जो लोग बताते थे उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो वो ये कहते थे कि हमारे हर एक सुख दुख में ये हमेशा रहती हैं, 14 से 19 के बीच हो, 19 से लेकर अब तक हो। ये जो फैक्टर है अभी 2024 में, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे अभी कैंप कर रहे हैं चुनाव प्रचार के सिलसिले में, आपको जीत के कितना नज़दीक लग रहा है और कितना कंफर्टेबल? देखिए जब आप किसी क्षेत्र में जनता को, और जनता जब आपसे स्वयं जब संपर्क में दीदी कहना शुरू करती है तो उनकी अपेक्षा होती है। जैसे अभी एक घर में मुंडन था तो उन्होंने कहा दीदी मुंडन पे आओ, आप प्रचार में हो लेकिन 2 मिनट रुक जाना। किसी एक हमारे कार्यकर्ता के घर में उनके भाई के बेटे का निधन हो गया था। कार्यकर्ता की भी अपेक्षा होती है दीदी मेरे यहाँ पर मेरे किसी प्रिय की मृत्यु हुई है तो उसके दुख में जाना मेरा कर्तव्य है। तो अमेठी के लिए ये सारी चीज़ें करना, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये एक स्वाभाविक और
मुझे लगता है हमारे संगठन के संस्कार का परिचय है कि जब आप एक क्षेत्र में रहते हैं, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, उठना बैठना रहता है, तो ये साधारण सी बात है। फ़र्क ये है कि जिनके घर में जाती हूँ वो कोई नामी गिरामी नेता नहीं है, वो साधारण लोग हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं या जनमानस आम नागरिक है। तो मैं किसी विशिष्ट नेता के घर नहीं, सामान्य लोगों के घर जाती हूँ। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये अलग लगता होगा। एक कैंडिडेट के तौर पे क्या आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है इस चुनाव में कि सामने राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी नहीं हैं? लेखा जोखा कंपैरिजन जो हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, कंपैरिजन निश्चित रूप से होगा कि अगर 5 साल में मेरे माध्यम से मेरी सरकार यहाँ 1,14,000 घर बना सकती थी, तो राहुल जी के पास 15 साल थे जिसमें से 10 साल सोनिया जी की सत्ता थी, उन्होंने ये घर क्यों नहीं बनाए? अगर आप राहुल जी के पुराने भाषण उठाकर देखेंगे तो उनसे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं हो, कहते हैं हाँ मैं केंद्र में बात कर रहा हूँ, केंद्र में कोई खंबा वंबा लगा देंगे लेकिन बिजली तो सपा को देनी पड़ेगी। मतलब जब उनका मन करता था वो अपने सहयोगी दल के ऊपर भांडा फोड़ देते थे, जब उनका मन करता था वो हाथ में हाथ मिला के चल देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिलना 5 सालों में। अब जनता तो निश्चित रूप से पूछेगी कि दीदी की माताजी की सरकार तो है नहीं केंद्र में, तो अगर दीदी कर सकती थी 5 साल में, आप 15 साल में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जनता को ये लगा कि एक तरफ सोनिया जी के पास सत्ता है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास सत्ता है, तो दोनों तरफ से ना सत्ता का सुख मिला और ना कोई साधन मिला। और मूलभूत सेवा है, जैसे कि इन 5 वर्षों में हमने 4 लाख गरीब परिवारों में शौचालय बनवाए। अब अगर आप देवेंद्र जी देखें, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो इसका मतलब 16 लाख लोगों के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, जो गांधी के परिवार का 50 साल का गढ़ है, वहाँ पर उन्हें खुले में शौच करना पड़ता था। तो ये कैसे संभव है कि मैंने 5 साल में 4 लाख घरों में शौचालय बनवा दिए अपने प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से, और 15 साल राहुल गांधी कुछ न कर पाए। आज अगर हम अमेठी में मात्र बात करें तो अमेठी में 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनको लगभग 10 से 11 बैंक्स, नेशनल बैंक से 7,800 करोड़ रुपया लोन मिला है कृषि के लिए और लघु उद्योग के लिए। ये कैसे संभव हो गया 5 सालों में? 15 साल राहुल जी क्या कर रहे थे? आज अमेठी में साउथ एशिया की सबसे बड़ी कोका कोला की प्लांट है, और प्लांट कैसे बना? मतलब फर्स्ट डे उन्होंने साइन किया, 1 साल में प्लांट ऑपरेशनल हो गया। ये कैसे संभव है? तो आज जनता जब कंपैरिजन करती है तो निश्चित रूप से कहेगी दीदी 5 साल में कर सकती थी, आपने 15 साल क्यों बर्बाद किया अमेठी के? 15 साल मतलब 3-4 पीढ़ियां बर्बाद करना, ये पाप से कम नहीं है। राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर 2014 में आपने देखा, कैंडिडेट के तौर पर 2019 में देखा और अभी 2024 में देख रही हैं, क्या कोई बदलाव नजर आता है? क्या झूठ का अंबार बढ़ रहा है, झूठ बोलने की गति बढ़ रही है, छल करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से हुआ है। घमंड बढ़ रहा है। हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन विनम्र हो जाता है व्यक्ति जब उसे इस बात का एहसास होता है कि खुद तो डूब ही रहा था, सबको लेके डूब रहा था। तो अगर उनमें विनम्रता का ये आभास नहीं कि उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के नाम को आहत किया है, अपनी पार्टी को आहत किया है, अपने पार्टी के कई नेताओं के करियर्स को बर्बाद किया है, फिर भी वो अहंकार की मुद्रा में बोलें, तो ये उनका निजी विषय है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं उनको जब देखती हूँ तो क्या पाती हूँ, तो हाँ, अहंकार की पराकाष्ठा है, झूठ बोलने के नए नए कर्तव्य हैं और कुछ नहीं है। यही सवाल अगर प्रियंका गांधी के संदर्भ में पूछूं, हालांकि वो चुनावी मैं श्रीमती वाड्रा को ना जानती हूँ, ना मैंने देखा उनको कभी चुनाव लड़ते हुए। निश्चित रूप से यहाँ पर महासचिव रही थी जब, तो उत्तर प्रदेश में उनके पास दायित्व था उत्तर प्रदेश का, और तब विशेष अमेठी में भी वो 3-4 बार राहुल जी के साथ आई। हमारे यहाँ 5 विधानसभा में उनका दायित्व रहा था, 4 में जमानत जब्त हो गई, 5वें में भी वो हार गई, तो उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। राहुल गांधी के हिसाब से अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार के इश्यूज वो उठा रहे हैं
आप लोगों के लिए किसी प्रकार का ग्राउंड पे कोई चैलेंज आ रहा है अमेठी के देखिए, संदर्भ में? मैं 2-3 विषय स्पष्ट करना चाहती हूँ। जब आप राजनीति में आते हैं तो 2-3 विषय पे स्पष्ट रहना चाहिए। संविधान ही कहता है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी क्यों संविधान का हनन करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई आप स्पष्ट कर दीजिए सार्वजनिक कि आप पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण भेद कर किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष को नहीं देंगे। स्पष्टीकरण देने में उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि संविधान ही इजाजत नहीं देता धर्म के आधार पर आरक्षण करने का। दूसरा, संदेश खाली पर आज तक वो कुछ नहीं बोले, जबकि उन्हीं के सहयोगी दल ने ये किया है। और साथ ही जिस प्रकार से वायनाड में उन्होंने पीएफआई के पॉलिटिकल लीडर्स से शरण ली, उनसे समर्थन लिया। अब राजनीति में सत्ता की इतनी भी क्या लालसा कि आप एक आतंकवादी संगठन के राजनीतिक नेताओं से समर्थन लें? तो ऐसे कई विषय हैं। मैंने कहा ना, जब पहली बार वो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में जाकर भारत के टुकड़े होंगे का नारे का समर्थन किए, तभी देश को समझ आ गया था कि विकृत एक, मुझे लगता है, एक दृष्टिकोण है जहाँ पर हिंदुस्तान की, देश की भलाई का चिंतन है नहीं। अपने अहंकार में डूबकर कैसे नए राजनीतिक प्रपंच कर सकते हैं, मात्र उन्हीं का, मुझे लगता है कि ये दायरा है, उन्हीं की ये सोच है। अमेठी में उनकी हार हुई, वायनाड में जीत हुई और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ का वो नैरेटिव देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शायद अमेठी में हार का बदला। इसे कैसे देखते हैं नॉर्थ साउथ नैरेटिव? देखिए, राष्ट्र एक है, भाषाएं आप चाहे कितनी भी बोलें, संविधान एक है। संविधान का सूत्र कहता है राष्ट्र के हर प्रांत का, हर भाषा का, हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब अमेठी ने 15 साल उनको लापता होने के बावजूद भी सांसद तो सम्मान दिया। क्या जरूरत थी दक्षिण भारत में जाके अमेठी का अपमान करने की? किसी ने तो नहीं उकसाया था, किसी ने नहीं बरगलाया था। इसका मतलब अंदर इतना गुस्सा था उनके अमेठी के प्रति कि अमेठी का तो अपमान किया, पूरे उत्तर भारत को उसमें लपेट दिया। अब जब कहते हैं कि वायनाड मेरा परिवार है, लोग अटकलें लगाते, नहीं अमेठी भी लड़ेंगे। मैंने फिर बताओ कौन सी सीट छोड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस का तो दावा है जहाँ से भी लड़ लें वहीं से जीतेंगे। मैंने कहा अच्छा, अगर वायनाड से भी जीत रहे हैं, अमेठी से भी जीत रहे हैं, तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? और अगर पता है जीत रहे हैं तो फिर एक और सीट बर्बाद क्यों करेंगे? इलेक्शन का खर्चा क्यों उठवाएंगे लोगों से? क्योंकि टैक्स पेयर खर्चा भरता है। तो अगर वो नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन के बीच में डिवीजन कर रहे हैं, अगर वो धर्म और जाति के आधार पर भेद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता है, समझती है, वरना बार बार उन्हें क्यों नकारती? कल एक और ज्यादा टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टकाटक, ठकाठक, खटाखट, विकास। 15 साल यहाँ सांसद रहे। मैंने कहा लल्ला, यहाँ कहाँ नहीं हटा दियो टकाटक, सारी की सारी गरीबी। द प्रूफ इज इन अमेठी। इतना ही जादुई करिश्मा था तो टकाटक खटाखट यहाँ कहीं नहीं किया, वायनाड में कहीं नहीं किया अभी तक, रायबरेली में क्यों नहीं किया? एक और नैरेटिव वो चला रहे हैं बार बार कि बीजेपी की सरकार आरक्षण खत्म करने की दिशा में। आरक्षण तो उन्होंने खत्म किया ना। कर्नाटक में क्या किया रहा कांग्रेस के पास सत्ता थी? आप बताइए, कुरान आपने पढ़ी है? कुरान में कहीं भी किसी जाति का उल्लेख नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरे मुस्लिम समुदाय को ही जाति बना के ओबीसी आरक्षण को भंग करने के लिए वहां डाल दिया। तो संविधान का अपमान किसने किया? इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई, तो संविधान का अपमान किसने किया? जो हिंदू संरक्षण चाहते हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, या सिख संरक्षण चाहते हैं, उनका संरक्षण संविधान अब सुनिश्चित करता है। उसको पलटने की क्यों बात करते हैं राहुल गांधी? धारा 370 दोबारा लेकर आएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं राहुल गांधी पर? तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके ये कह रहे हैं कि करप्शन का स्कूल चलाया जा रहा है, बार बार। इलेक्टोरल बॉन्ड तो राहुल गांधी ने भी लिया है, तो क्या राहुल गांधी सार्वजनिक ये कह रहे हैं कि वो करप्ट है? कांग्रेस ने लिया ना, तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? और डीएमके ने भी लिया, इनके सारे साथियों ने लिया, तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है? अगर कह रहा है तो राहुल गांधी को बधाई हो कि सच बोलने की इतनी क्षमता बढ़ गई उनकी।
ये नैरेटिव ग्राउंड पे आप कैसा महसूस करती हैं, जो बार बार राहुल गांधी ऊपर कहते हैं कि ये बिजनेसमैन की सरकार है, गरीबों की सरकार हमारी होगी, देखिए, हम गरीबों को देंगे। जिनका जीजा जाना जाता है गरीबों की जमीन लूटने के लिए, वो तो लोगों को ज्ञान ना ही दे लूट पे तो अच्छा होगा। और अगर इतने खराब थे हमारे देश के बिजनेसमैन, तो फिर इन्हीं बिजनेसमैन के जहाजों पर गांधी परिवार क्या कर रहा था? इन्हीं बिजनेसमैन के साथ राहुल गांधी का परिवार क्या कर रहा था अलग अलग कार्यक्रमों में? वो चाहते हैं कि जिंदगी भर लोग उनके सामने खैरात के लिए हाथ फैलाकर खड़े रहें। वो नहीं चाहते कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपना कोई व्यवसाय शुरू करे। और इसीलिए आज मेरा पुनः कहना है कि अगर इतने ही खराब है अडानी अंबानी, तो उनकी माताजी क्यों उनके एयरक्राफ्ट्स में थी? इंदिरा जी क्यों धीरू भाई जी के साथ बैठ के खाना खा रही थी? रॉबर्ट जी क्यों अडानी साहब के साथ घूम रहे थे? और पहली बार उनको पोर्ट के लिए जमीन तो कांग्रेस की सरकार ने दी, तो क्यों दी? कांग्रेस के लोगों का ये दावा है कि जैसे प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर एक शब्द भी उसके ऊपर कहा इन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर अमेठी में, तो जवाब मैं दूंगी। और वो जवाब फिर कांग्रेस पार्टी कभी उसे पल्ला नहीं झाड़ पाएगी। मैं जानबूझ के चुप हूँ अब तक। कर्नाटक का मसला लेकर भी वो प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर थी प्रज्वल के मामले में, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पुलिस देखिए, निश्चित रूप से अमित भाई ने स्पष्ट कर दिया है पार्टी की ओर से, एक कि नारी के सम्मान के साथ कहीं समझौता नहीं होगा। एनसीडब्ल्यू जो मेरे ही विभाग के अंतर्गत आता है, उन्होंने भी नोटिस भेज दिया है इस संदर्भ में। विषय यह है कि जब कांग्रेस की सरकार को वहां पता था तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अपनी राजनीति के चलते एक्शन ना ले और फिर दूसरों के ऊपर छीटाकशी करें। तो मेरी पार्टी ने अपना स्पष्ट जो उनका स्टैंड है वो कह दिया है। हमारी ओर से एनसीडब्ल्यू का भी नोटिस जा चुका है। प्रश्न ये उठता है, कर्नाटक सरकार ने क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठाया? आजकल नए नए नामों के साथ प्रधानमंत्री मोदी पे वो अटैक कह रही हैं, महंगाई मैन, कभी अंकल कह रही हैं प्रियंका गांधी। कैसे देख रही हैं और ग्राउंड पे इसका रिस्पॉन्स कैसा? देखिए, अगर तुच्छ भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं के संस्कारों का परिचय है। हम क्या कहेंगे? अगर बात करने का सलीका नहीं है जो उम्र दराज हो उनके बारे में, तो ये उनकी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपब्रिंगिंग, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। नरेंद्र मोदी को तो आदत है गाली खाने की, स्पेशली गांधी खानदान से। लेकिन आप जिस अमेठी में खड़े हैं इस वक्त, ये वही अमेठी है जहाँ पर प्रियंका जी ने बहुत सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया था। वीडियोस का एविडेंस है। और नरेंद्र मोदी को माँ बहन की गालियाँ दिलवाई थी और हंसी थी, तालियां बजाई थी। किसी भी सभ्य महिला को आज तक माँ बहन की गाली देते दिखवाया है 70 साल के व्यक्ति को? नहीं। तो प्रियंका वाड्रा का यही तो चेहरा है। राहुल गांधी भी जिस प्रकार के तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल पीएम के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं ना, जो अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही व्यक्ति करता है। तो ये सोनिया जी की चिंता का विषय है, मेरा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को आदत है इनसे गाली खाने की। कभी जाति के नाम पे गाली खाते हैं मोदी जी, कभी काम के नाम पर गाली खाते हैं मोदी जी। तो ये सोनिया जी के चिंतन का विषय है कि उनके बच्चे कितने दिमाग और बदतमीज हैं, हमारा नहीं है। इस बार कोई पॉलिटिकल थ्रेट देख रही हैं अपोजिशन के अलायंस के तौर पर 2024 चुनाव में? कोई अलायंस बचा है? जैसे यूपी में सपा कांग्रेस साथ है, कोई दिक्कत? कहाँ? यूपी में कहाँ सपा साथ है? पश्चिम में जब चुनाव हुआ तो आपको दोनों साथ में दिखाई दिए? अंतिम दिन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। न्याय यात्रा में अमेठी में तो अखिलेश जी आए नहीं थे। और मध्य प्रदेश में जब अखिलेश जी के साथ ये गठबंधन कर रहे थे, अखिलेश जी को खून के आंसू इन्हीं लोगों ने ही तो रुलाए थे। और याद दिला दूं, ये तो अभी अखिलेश जी के साथ कर रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी जीवित थे तब याद है आपको, भव्य भोज हुआ था दिल्ली में, मुलायम सिंह जी को बैठकर खाने तक नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? शिवपाल जी ने यहाँ बोल दिया कि भाई बीजेपी को वोट दे दो। बंगाल में अधीरता ने बोल दिया बीजेपी को वोट दे दो। तो आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप यूपी से चुनाव लड़ रही हैं, अभी यूपी में कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। तो यूपी में तो सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, तभी तो 400 पार होगा।
जिस प्रकार से पिछली बार आपने अमेठी का किला ढहा, इस बार रायबरेली को लेकर उम्मीद है पार्टी हाँ ने बिल्कुल, कैंडिडेट दे वरना दिया? वो लोग रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित ना कर देते। डर उनको है, हमको नहीं है। हमारी तो दोनों सीटों से उम्मीदवार घोषित है। वो कतरा रहे हैं, अब क्यों कतरा रहे हैं वो जाने। करप्शन कितना बड़ा इशू है इस चुनाव में? राहुल गांधी जहाँ जहाँ है करप्शन वहाँ वहाँ है। वो सबसे बड़े मुझे लगता है फ्लैग बेरर है। उनको देखते ही लोगों को याद आता है कांग्रेस का कार्यकाल। तो निश्चित रूप से जब तक राहुल गांधी किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, श्रीमती वाड्रा किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, जनता को उनको देखकर ही याद आएगा कि कांग्रेस का कार्यकाल कैसा भ्रष्ट कार्यकाल था। और राम मंदिर अयोध्या की बात कर लें और सनातन का अपमान का जो मामला था जी, इसका चुनाव में कैसा असर देख रही हैं? ग्राउंड पे देखिए, क्या राम मंदिर हमारे आराध्य, हमारे धर्म और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और जो लोग समझते हैं कि ये चुनावी विषय है, मैं उनसे कह दूं 5 साल का इंतज़ार है भाई। हमारे पुरखे खप गए सारे के सारे, मंदिर बने उसके इंतज़ार में। तो हमारे लिए तो हर दिन अर्चना का, हर दिन पूजा का, हर दिन आराध्य के सामने सीस झुकाने वाला विषय है ये। चुनावी विषय राहुल गांधी के लिए, प्रियंका जी के लिए हो सकता है, वरना जो कहते हैं कि वो अपने आप में सनातन में कभी मानते हैं जब उत्तर भारत में चुनाव होता है, सनातन को नहीं मानते जब दक्षिण भारत में उन्हें कोई चुनावी रणनीति करनी होती है। तो हास्यास्पद है लेकिन साथ ही आक्रोशित करने वाला विषय है कि सनातन को भी उन्होंने पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया। वरना हर धर्म सिखाता है कि आप सभी के धर्मों का सम्मान करें। तो ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हमारे ही धर्म को अपमानित करना या हमारे ही धर्म पर कटाक्ष करना, हमारे ही धर्म को आहत करने वाली बातें करते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर पाकिस्तान से भी आवाजें आने लगी हैं। हाँ, वहाँ के नेता बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाते थे, अब पाकिस्तानी ट्विटर पे आते हैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए। इसी से लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक कमज़ोर हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में कमान हो। मजबूत हिंदुस्तान मोदी के हाथ में कमान, ये पाकिस्तान को नहीं सुहाता। विरासत टैक्स और मुस्लिम अपीसमेंट, ये इशू ग्राउंड पे कैसा महसूस हुआ? आप खुद देख चुके आज, क्या लगा आपको? लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लोग रिस्पॉन्ड कर, क्यों चाहेगा कोई? किसने अधिकार दिया राहुल गांधी को हम सब की गिनती करेंगे? किसने बोला उनको? ये कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, डेमोक्रेसी है। दूसरा, विरासत मतलब कांग्रेस ने जीने देगी और न मरने देगी चैन से। जैसे कि मैंने कहा, ये अमेरिका वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो सैम पिट्रोडा ने कहा, यूं ही नहीं बोला। निश्चित रूप से राहुल जी के साथ, श्रीमती वाड्रा के साथ चर्चाएं हुई होंगी। अब सोचिए, जहां रॉबर्ट वाड्रा बैठे हैं वहां पर जनता जनार्दन को कहा जाए तुम्हारी कमाई बटोर लेंगे फिर बांटेंगे, नमाज जी छोड़ेंगे तो कुछ बटेगा? अगर आप लोगों की 400 सीटें का जो टारगेट है उसमें बंगाल अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये भी जरूरी है। आप बंगाल में पॉलिटिक्स कैसे देख रही हैं? आप बंगाल में देख रहे हैं जिस प्रकार से जनता उमड़ कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में, कि निश्चित रूप से कमल का फूल वहां पर अप्रत्याशित जीत के संकेत आपको बंगाल से भी मिल रहे हैं। जहां तक कि ममता बंदोपाध्याय का विषय है, मुझे लगता है संदेश खाली में विशेषतः शेख शाहजहां का जिस तरह से उन्होंने संरक्षण किया, उससे पूरे बंगाल की जनता को उन्होंने आक्रोशित किया है। आशा करती हूँ न्याय पूर्णतः संदेश खाली की बहनों को मिलेगा। लेकिन मात्र एक ही संदेश खाली नहीं है, बंगाल में ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं और कई लोग और कई महिलाएं विशेषतः अब न्याय की गुहार लगा रही हैं। वो कह रही है कि सीए वापस खत्म कर देंगे हमें मौका मिला तो। उनको भी पता है कि सिटीजनशिप देना उनका अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं। अगर उनको लगता है उनका वोट बैंक इन्फॉर्म्ड नहीं है, तो ये बतलाता है कि ममता बंदोपाध्याय का उनके वोट बैंक के प्रति क्या रुख है, क्या राय है। अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल जी बाहर प्रचार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी केंद्र की सरकार। कोर्ट के सामने दस्तावेज प्रस्तुत होता है, कोर्ट निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता, या अंदर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत है, इसलिए अभी भी वो जेल में है। आखिर में एक सवाल, मोदी की गारंटी, उधर राहुल गांधी अपने न्याय का दावा, ग्राउंड पे क्या आपको अंतर महसूस क्या हो रहा है? जो अन्याय की प्रतिमूर्ति हो वो गांधी खानदान अगर न्याय की बात करे तो ये हास्यास्पद है। मोदी जी ने जो कहा वो मुमकिन करके दिखाया। कहा वैक्सीन हिंदुस्तान में बनेगी, बनी।
कहा हर हिंदुस्तानी को मुफ्त में मिलेगी, मिली। कहा कि हम एक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करेंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत ही जल्द 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। कहा कि हर गरीब तक राशन पहुंचेगा, पहुंचा। कहा कि हर किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से खाते में हम आर्थिक व्यवस्था करेंगे की। तो जिस व्यक्ति ने आज देश में 11 करोड़ लोगों के घर का शौचालय तक बनवा दिया, 40 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुलवा दिया, आज उसी की गारंटी पे देश का विकास निर्भर है। स्मृति जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं एक बात कह दूं आपके एडिटर इन चीफ रजत जी के लिए। उन्होंने आज से 5 साल पहले मुझे एक आपकी अदालत में आमंत्रित किया था और मुझसे कहा था कि स्मृति जी आप जीतेंगी तो मैं चाहूँगा, रजत शर्मा का ये वक्तव्य है, शायद आप करेक्ट कर सकते हैं, कि अमेठी में कम से कम एक ऑडिटोरियम तो बने। तो अगर रजत जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो अमेठी में तिलोई में ऑडिटोरियम बन रहा है। चलिए स्मृति जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।